Hello, Adab, Namaskar, Sat Sri Akal, the way you feel connected. Welcome to my second lecture. Guys, हमने पिछले लेक्चर में इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था, ठीक है? तो आज हम आगे स्टार्ट करेंगे। आज हम कुछ डेफिनेशंस के साथ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली डेफिनेशन हम पर्सन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? कि इस लॉ में पर्सन को कैसे डिफाइन किया गया है। पर्सन को इस लॉ में सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में डिफाइन किया गया है, ठीक है? इंग्लिश में तो जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं हमें लगता है हम पर्सन मेरे और आपके जैसे, ठीक है? पर लॉ कहता है कि अगर मेरे और आपके जैसे पर्सन को मारने लगे तो हमारे हाथ से बहुत सोर्स ऑफ इनकम निकल जाएंगे, तो भाई हम टैक्स किस पे लगाएंगे? तो ये कहता है नहीं, मैं पर्सन को इतने छोटे दायरे तक नहीं रखूंगा, इसमें कुछ और चीजें भी डालूंगा। अब मेरे जैसे आदमी ने पूछा जिसने देना है भाई, है ना, टैक्स, या आपने पूछा, आपके पास भी ठीक ठाक इनकम का सोर्स है, तो आपने पूछा कि आप किसको पर्सन मानते हैं, तो लॉ बोला कि तुम्हें तो मैं मानता ही मानता हूँ, ठीक है? चलते फिरते लोगों को, नेचुरल पर्सन को तो पर्सन में मानता ही मानता हूँ, पर मैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी पर्सन की कैटेगरी में डालता हूँ, ठीक है? और कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन, इन्हें भी मैं पर्सन की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है? तो लॉ ये बोला। अब लॉ में हम देखते हैं, इंडिविजुअल तो हम समझ गए नाम से कि नेचुरल पर्सन को बोलते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली किसे बोलते हैं? जो आप चॉप्स के बाहर ये देखते हो ना, एंड सन्स करके लिखा रहता है, महाजन्स एंड सन्स, बस आप समझ लीजिए इसी को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोलते हैं, ठीक है? जो ये जॉइंट फैमिली टाइप अपना चला रहे हैं, ठीक है? अब इसके भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की अगर हम ऐसे देखें तो दो टाइप्स होती हैं। पहली टाइप को हम बोलते हैं मिताक्षरा, ठीक है? मिताक्षरा, मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट में क्या होता है ना, ये कहता है कि जब एक बच्चा पैदा होता है ना छोटे होते ही, तो वो जो रोता है वो उसकी खुशी के आंसू होते हैं। किस खुशी में? आप किस खुशी के आंसू हैं इसके? कि मुझे पैदा होते ही प्रॉपर्टी में अधिकार मिल गया, ठीक है? प्रॉपर्टी में इसको अधिकार मिल गया। अब पैदा ही होते जिस बच्चे को इतनी प्रॉपर्टी मिल जाए, उसके खुशी के आंसू तो निकलेंगे ही। और दूसरी कैटेगरी हमारी होती है दयाभंगा स्कूल, ठीक है? दयाभंगा वाला क्या बोलता है? दयाभंगा का बोलता है कि आप तो दया पे हो। किसकी दया पे? जो घर का एल्डर पर्सन है उसके दया पे हो। जब तक एल्डर पर्सन है आपका प्रॉपर्टी में शेयर नहीं है, ठीक है? जब तक आपका जो भी एल्डर है, अगर वो हैं, वो अलाइव हैं, तो आपका प्रॉपर्टी में, मतलब आपका जन्म सिद्ध अधिकार प्रॉपर्टी में नहीं बनता है। देन कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। कंपनी तो एक रजिस्टर्ड एक्ट की, मतलब रजिस्टर होती है एक्ट के अंडर, ठीक है? रजिस्टर होकर ही एक कंपनी बनती है। इसको भी पर्सन की कैटेगरी में, जो हमने पढ़ा था ना मूंछों वाले इनकम टैक्स के अंकल जो थे, वो डालते हैं। क्योंकि अगर इसे ना डालें तो कहते हैं भाई फिर तो बहुत हमारा सोर्स ऑफ रेवेन्यू बाहर ही रह जाए, ठीक? फर्म जो भाईचारे में दो इंडिविजुअल्स आके काम करते हैं ना, दो या दो से ज्यादा आके पार्टनरशिप के फॉर्म में काम करते हैं, उन्हें आप इस फॉर्म की कैटेगरी में डाल सकते हो। एसोसिएशन ऑफ पर्संस होता है कि ये जितने भी पर्सन की कैटेगरी दी है इनमें से कोई भी दो आपस में मिलकर जब काम करें उन्हें एसोसिएशन ऑफ पर्संस बोलते हैं। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में बहुत सारे इंडिविजुअल्स आ गए, 1 2 3 4 5 6, ये मिलकर कुछ इनकम कमा रहे हैं, तो वो आपका बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में चला जाएगा। अब आप बोलोगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है? पार्टनरशिप में वो साथ मिलकर अपने आप को एक नाम देना चाहते हैं तो उन्हें हम पार्टनरशिप में डाल देंगे। पर ऐसे लोग जो साथ भी नहीं आना चाहते लेकिन इनकम कमा रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ काम करके, लेकिन अपने आप को पार्टनरशिप की कैटेगरी में नहीं डालना चाहते, ठीक है? तो वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में हम उन्हें डाल देते हैं। लोकल अथॉरिटी जो आपकी होती है उनके ऊपर भी बिल्कुल टैक्स लगता है। आर्टिफिशियल ज्यूरिडिक्शन पर्सन, ठीक है? इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ, ठीक है? ऐसे बहुत सारे होते हैं पर मैं एक ही आपको, लिक्विडेटर टाइप जैसे होते हैं ना, जो लिक्विडेटर आपने देखा होगा कि जब एक कंपनी बंद होने के कगार पे होती है, वाइंडिंग अप होने वाली होती है कंपनी की, तो कोर्ट क्या करता है, एक लिक्विडेटर अपॉइंट कर देता है, ठीक है? कि आप सारा ये काम देखोगे कि कैसे एसेट्स आपके मतलब कैसे उस
कंपनी को वाइंड ऑफ करना है, ठीक है, एसेट्स वगैरह को बेच के सब कुछ कैसे होगा, वो एक लिक्विडेटर अपॉइंट कर देता है। तो वो लिक्विडेटर क्या है, वो वहां पे आर्टिफिशियल ज्यूरिडिक्शन पर्सन ही है, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि पर्सन की डेफिनेशन में कौन कौन आता है। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन आता है। एक इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिक्शन पर्सन, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं हमारी अगली डेफिनेशन पे, जो कि है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चरल इनकम क्या होती है? अब देखो, हमने उस टाइम बोला था कि गवर्नमेंट के पास भाई अथॉरिटी दे रखी है कि वो टैक्स लगा सकती है एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल इनकम। हमारी एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो एग्जाम्प्ट होती है टैक्स से, ये तो हमको पता है, ठीक है। अब जो जिस टैक्स से एग्जाम्प्ट है उसकी क्लियर डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए ना, कि हाँ उस कैटेगरी में हम किसे डालेंगे। तो एक मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ इसका, कि एग्रीकल्चरल इनकम हम किसे बोलते हैं। कोई भी जमीन जो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज हो रही है, ठीक है, उस लैंड से आपको कोई भी रेवेन्यू हो, वो रेवेन्यू चाहे आपका रेंट की फॉर्म में हो। अब आप बोलोगे रेंट की फॉर्म में कैसे होगा? मान लो कि आपकी एग्रीकल्चर पर्पज के लिए आपके पास लैंड है, पर आपने क्या किया, खुद उस पर खेती नहीं की, ठीक है, आपने किसी और को उसको रेंट पे दे दिया, मतलब किसी और को दे दिया कि आप करो और मुझे रेंट दो। अब वो रेंट काइंड में भी हो सकता है, कैश में भी हो सकता है, लेकिन जो भी आपका रेवेन्यू होगा उससे भी आप एग्रीकल्चर इनकम में डालेंगे। अब यहाँ पर ये है कि जिसको आपने आगे दे रखा है ना, ठीक है, उसके लिए कंपल्सरी है कि भाई वो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए ही उसे यूज करे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कंडीशन है? पहली बात तो ये कि वो लैंड जो आपकी है, ठीक है, वो सिचुएटेड इन इंडिया होनी चाहिए। दूसरी, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए। ये दो चीजें तो मस्ट है। हाँ, आपके पास लैंड तो है एग्रीकल्चर, लेकिन आप उसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या वो लैंड जो है इंडिया में सिचुएटेड ही नहीं है, तो वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम अकाउंट नहीं होगा, ठीक। दूसरी चीज ये है कि जो भी आप उस पर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए पर्पस की जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आपका उस पर होता है, जो भी आपकी उपज हुई उस पे, उसको मार्केट में ले जाकर बेचकर आपको जो इनकम हो रही है वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम ही बनेगी। पर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि उसमें आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग नहीं करनी है। मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग करके आप फिर मार्केट में जाके उसे बेचेंगे तो वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ये भी देखना है कि मान लीजिए आपकी ये कोई लैंड है, ठीक, इस लैंड के आसपास आपने वेयर हाउस बना रखा है, ठीक है, इस तरह से जो भी आपको फसल हो रही है उसको स्टोर करने के पर्पस के लिए या किसी और पर्पस के लिए, ठीक है। तो इस बिल्डिंग से जो आपको इनकम होगी, लॉ आपका उसे भी एग्रीकल्चर इनकम ही मानेगा। यहाँ पर ये कंडीशन है कि ये बिल्डिंग इस एग्रीकल्चर लैंड से ज्यादा दूर नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि आपकी लैंड यहाँ है और 20 किलोमीटर दूर आपकी एक बिल्डिंग है, आप उस पे एग्रीकल्चर इनकम को क्लेम कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ इनकम्स, ये जो मैंने अभी कहा, ये आप एग्रीकल्चर इनकम में डालते हैं, ठीक है। तो आपको एक ओवरव्यू मिल गया एग्रीकल्चर इनकम का। एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है? कोई भी रेवेन्यू, कोई भी रेंट आपको उस लैंड से मिले जो इंडिया में सिचुएटेड है और वो लैंड जो है एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज हो रही है, ठीक है। उस लैंड पे कोई भी उपज जो आपकी हो रही है उसे मार्केट में बेच के जो आपको पैसा मिल रहा है, जो इनकम हो रही है, वो भी एग्रीकल्चरल इनकम ही होगी। आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि आपको उसमें कोई भी प्रोसेसिंग नहीं करनी है। छोटी मोटी चेंजेस आप उसमें कर सकते हैं, वो चेंजेस जो उसको मार्केट में बेचने के लिए फिट करें, पर वो नहीं कि आप उसका पूरा फॉर्म ही चेंज कर दो, ठीक है। वो प्रोसेसिंग आप करोगे तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं रहेगी। देन कोई भी बिल्डिंग आपकी लैंड के आसपास है, ठीक है, और आप उसको एज अ वेयर हाउस या किसी और पर्पज के लिए मतलब इस फसल को स्टोर करने के लिए अगर यूज कर रहे हो, तो वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम में जाएगी। वो बिल्डिंग आपकी लैंड से बहुत दूर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इतनी जानकारी आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। देन एसएससी। एसएससी तो आपको पता चल ही गया होगा, जिसके ऊपर टैक्स लगता है उसे आप एसएससी कहते हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी एसएससी तो मेरे मतलब एक नॉर्मल हो गया जिसके ऊपर आप टैक्स लगा रहे हैं। देन मान लीजिए कोई माइनर है, ठीक है, या
कोई जो है मेंटली अनफिट पर्सन है, उसका गार्डियर को रखा हुआ है, ठीक है, तो वो उसको हम किस शब्द से बुलाएंगे? रिप्रेजेंटेटिव एसएससी के साथ, ठीक है, किस शब्द से बोलेंगे? रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। एसएससी इन डिफॉल्ट हम किसे बोलते हैं? एसएससी इन डिफॉल्ट हम उसे कहते हैं, अ पर्सन इज डीम्ड टू बी एन एसएससी इन डिफॉल्ट अगर इफ he fails to fulfill his statutory obligations। अब आप बोलोगे कौन सी statutory obligations भैया, मैंने कब ली? ठीक है, मान लो आपका एक एम्प्लॉयर है, आपको सैलरी देता है, बहुत अच्छा है भाई मेरा एम्प्लॉयर, तो ठीक है, आपको सैलरी देता है। अब उस एम्प्लॉयर की तो ये ड्यूटी बनती थी कि वो टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, कि वो आपका टीडीएस काटे और वो पैसा जो है डिपॉजिट करे गवर्नमेंट ट्रेजरी में। पर जब वो ऐसा करने में फेल हो जाएगा तब वो हमारा क्या बन जाएगा? एसएससी इन डिफॉल्ट। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो अपनी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने में फेल हुआ हो, उसे आप एसएससी इन डिफॉल्ट कहते हैं। मतलब आपका कोई एम्प्लॉयर जो आपको सैलरी देता है या कोई भी पर्सन जो आपको इंटरेस्ट देता है, ठीक है, उसकी ड्यूटी बनती है कि जब वो आपके हाथ में सैलरी दे तो उसमें से टैक्स को डिडक्ट करके दे और वो जो भी उसने डिडक्ट किया है उसे गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट करे। पर जब वो ऐसा करने में फेल हो जाता है तब उसे एसएससी इन डिफॉल्ट कहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। एसएससी को सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 में डिफाइन किया गया है। अब इसके साथ ही ना कुछ टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए जो मैंने ऐसे स्पेसिफिकली तो नहीं लिखी है, पर मैं अब आपको यहाँ पे बताती हूँ। सरचार्ज, ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको सरचार्ज के बारे में बताऊंगी। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए सरचार्ज क्या होता है। सरचार्ज एक टैक्स ऑन टैक्स होता है। आप लोगों ने बहुत बार सुना है भाई, हाँ टैक्स ऑन टैक्स होता है, ठीक है, पर सेस, अब सेस और सरचार्ज में ना कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है। सरचार्ज देखो एक ऐसे इंडिविजुअल पे लगता है ना जिनकी इनकम एक लिमिट से एक्सीड करती हो। इनकम लिमिट होती है, ठीक है, हर किसी पे नहीं लगता है। एक इनकम लिमिट होती है, जिनकी उस लिमिट से इनकम एक्सीड हो रही हो उन्हीं के ऊपर सरचार्ज लगता है, ठीक है। सेस जो है वो सबके ऊपर लगता है और इनकम पे लगता है, ठीक है। अब मैं आपको एक एक करके पहले मैं सेस के फीचर बता देती हूँ, फिर सरचार्ज बताऊंगी, ठीक है। सेस का पहला फीचर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, ठीक है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाती है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही सेस को लगाया जाता है, ठीक है। और जब तब तक लगाया जाता है जब तक उसका पर्पस सर्व ना होता है, ठीक है। और जिस पर्पस के लिए लगाया जाता है इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस, ठीक है, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस। इसका मतलब है कि जो पैसा आपने कलेक्ट किया उसे आप कहीं और नहीं इन्वेस्ट कर सकते। मान लो आपने हेल्थ के नाम पे अगर पैसा इकट्ठा किया है तो उसे हेल्थ पॉलिसी में ही गवर्नमेंट खर्च करेगी, जबकि बाकी टैक्स के साथ ऐसा नहीं होता है कि आप बोलो कि आपने टैक्स कलेक्ट किया चलो मेरे घर के बाहर सड़क बनाओ, ऐसा नहीं होता है। लेकिन सेस के केस में क्या होता है, अगर हेल्थ के नाम पे सेस लिया गया है तो वो हेल्थ में ही लगेगा। अगर एजुकेशन के नाम पे सेस लिया गया है तो वो एजुकेशन पॉलिसी पे ही खर्च किया जाएगा। अगर स्वच्छ भारत के नाम पे सेस लिया गया है तो वो स्वच्छ भारत की पॉलिसीज में ही खर्च होगा, ठीक है, आप समझ रहे हैं। और सेस जो है उसके ऊपर ऐसा नहीं है कि एक लिमिट के बाद आप पे लगाया जाएगा कि अगर आपकी इनकम जो है इस लिमिट से एक्सीड करेगी तो आपके ऊपर सेस लगेगा, ऐसा नहीं होता है। सेस सबके ऊपर लगता है, ठीक है। अभी जो सेस लगता है वो 4% एजुकेशन और हेल्थ के लिए लगता है, ठीक है, आपको याद रखना है। अभी सेस जो है एजुकेशन और हेल्थ के लिए 4% लगता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सरचार्ज के ऊपर, ठीक है, कि सरचार्ज क्या होता है। सरचार्ज तो मैंने बताया टैक्स ऑन टैक्स होता है। एक लिमिट के बाद जब आपकी एक्सीड करती है इनकम तो आपके ऊपर सरचार्ज लगता है, ठीक है। अब जैसे आप बोलोगे वो लिमिट क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो जिनकी इनकम 50 लाख से ऊपर होती है, ठीक है, उनके ऊपर 10% लगता है। पर अभी 10% ध्यान रखिएगा टैक्स का निकलता है, जितनी भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनी होगी ना उसके ऊपर 10% निकाल के आपका सरचार्ज बनता है, जिनकी 50 लाख से ऊपर इनकम होती है। जिनकी इनकम
1 करोड़ से ऊपर जा रही है उनके ऊपर लगता है 15%, ठीक है। और 2 करोड़ से ऊपर अगर आपकी है तो आपके ऊपर लगता है 25%। अगर आपका जा रहा है 5 करोड़ से ऊपर तो आपका 37% ऑफ टैक्स लाइबिलिटी एज अ सरचार्ज आएगा, ठीक है। तो सरचार्ज आपकी टैक्स लाइबिलिटी को बढ़ा देता है। ये 2 पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट थे, आपको पता होना चाहिए था कि सरचार्ज और सेस क्या होता है। अब हम आ जाते हैं कुछ पॉइंट्स में, आपको मतलब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपकी टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं, ठीक है, कि आपका टैक्स जो है वो कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करता है। एक आपका होता है प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, एक डिग्रेसिव भी होता है, ठीक है। एक डिग्रेसिव भी होता है, हम उसका भी एक ओवरव्यू देखेंगे। देन आपका स्पेसिफिक और एड वॉलरम टैक्सेस होते हैं। ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, आपको कहीं एमसीक्यू में आ सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्रोग्रेसिव टैक्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है ना, ये एक सेम रेट का टैक्स होता है जो सब पे चार्ज किया जाता है, ठीक है। सेम रेट ऑफ टैक्स लगता है यहाँ पे। यहाँ पर आप मान लीजिए कि ये एक ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ आपकी इनकम है, ये आपका रेट ऑफ टैक्स है, टैक्स रेट है। तो यहाँ पे ना इसकी कुछ इस तरह से आपकी डायग्राम बनेगी, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन रहेगा। स्ट्रेट लाइन क्यों? क्योंकि सेम रेट ऑफ टैक्स है, ठीक है। इनकम बढ़ती रहे बढ़ती रहे बढ़ती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रेट तो सेम ही है, ठीक है। तो आप उस तरह के टैक्स को आप क्या बोलोगे? प्रोपोर्शनल, ठीक है। जो आपका सेम रेट रहता है ना उसको आप क्या कहोगे? प्रोपोर्शनल। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसके, ठीक है। इन केस ऑफ प्रोपोर्शनल टैक्स द सेम रेट ऑफ टैक्स इज चार्ज। आपको इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा पहले कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, मतलब किस बेस पे लग रहा है, 5 लाख पे लग रहा है या 5,000 पे लग रहा है या 50,000 पे लग रहा है, रेट आप सेम रखोगे, ठीक है। इसीलिए आप इसको क्या बोलोगे? प्रोपोर्शनल। देन आपका आ जाता है प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें प्रोग्रेस हो रही है। अब प्रोग्रेस किसके साथ हो रही है? इनकम के बढ़ने के साथ ही इसमें प्रोग्रेस होना शुरू हो जाती है। मतलब जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपका टैक्स रेट भी बढ़ेगा। जैसे अभी आप टैक्स स्लैब पढ़ते हो तो टैक्स स्लैब में क्या होता है, आपने वहां दे रखा है ना कि अगर आपकी इतनी इनकम होगी तो आपको इतना रेट ऑफ टैक्स देना पड़ेगा, अगर आपकी इतनी इनकम होगी तो आपके ऊपर इतना रेट ऑफ टैक्स लगेगा। तो आपका प्रोग्रेसिव रहता है कि अगर कम इनकम है तो कम रेट से टैक्स दो, अगर ज्यादा इनकम है तो ज्यादा रेट से टैक्स दो। In case of progressive tax, the rate of tax increases as the amount of tax base increases, ठीक है। जैसे ही आपका टैक्स का बेस इंक्रीज होता है वैसे ही आपकी टैक्स लाइबिलिटी भी, टैक्स रेट भी इंक्रीज हो जाता है। इसके पीछे क्या प्रिंसिपल है? ये सोच है कि गरीब के ऊपर ज्यादा बर्डन ना पड़े। जैसे ही आपकी इनकम बढ़े आपका टैक्स का बर्डन भी बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब ये जो रिग्रेसिव टैक्स होता है ना, ये बिल्कुल अपोजिट होता है प्रोग्रेसिव टैक्स के, जो हमने अभी पीछे पढ़ा। रिग्रेसिव के केस में क्या होता है, इनकम टैक्स जो है वो आपका इनकम के बढ़ने के साथ कम होता जाता है, जो रेट है ना वो कम होता जाता है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, ठीक है। अंडर रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम जो बर्डन होता है वो रिलेटिवली ज्यादा होता है पुअर पे एज कंपेयर टू रिच पर्सन। इसीलिए हम कहते हैं कि रिग्रेसिव टैक्स जो होता है वो इनइक्विटेबल होता है, मतलब वो बराबरी वाला टैक्स नहीं है, वो इक्वालिटी को प्रोत्साहन नहीं देता है। इसीलिए कोई भी सिविलाइज्ड गवर्नमेंट, ठीक है, कोई भी इंसाफ करने वाली गवर्नमेंट आज की डेट में दुनिया में इस टैक्स को लगाना नहीं चाहेगी। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है स्पेसिफिक एंड एड वैलोरम टैक्सेस, ठीक है। अब स्पेसिफिक टैक्सेस आप इतना याद रखिए कि ये जो है किसी स्पेसिफिक क्वालिटी पे लगता है, ठीक है। मतलब अगर आप ये स्पेसिफिक टैक्स लगा रहे हैं तो ये ऑन द बेसिस ऑफ किसी क्वालिटी के बेस पे लगेगा, ठीक है। लेंथ के बेस पे लगेगा, वेट के बेस पे लगेगा, इस तरीके से ये टैक्स लगता है। वेयर इज एड वैलोरम जो टैक्स होता है ये अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ कमोडिटी
लगता है। ठीक है, जैसे आपका सेल्स टैक्स इन इंडिया क्या है, एक एड वैलोरम टैक्स है। आज द रेट ऑफ सेल्स टैक्स इन केस ऑफ सेवरल कमोडिटीज इज 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ सेल्स ऑफ कमोडिटी। एड वैलोरम टैक्स जो होता है ना प्रोग्रेसिव होता है, ठीक है, और इसका मतलब अपने बर्डन के केस में ये प्रोग्रेसिव होता है। इसका मतलब ये है कि ये अमीर पे ज्यादा लगेगा और गरीब पे कम लगेगा। ठीक है, मतलब प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। जैसे जैसे आपका कमोडिटीज का वैल्यू बढ़ता जाता है, आपका रेट ऑफ मतलब आपका टैक्स भी बढ़ता जाएगा। वेयर एज स्पेसिफिक टैक्स जो है वो रिग्रेसिव इन नेचर होता है। ठीक है, अब अगर आपको थोड़ा और क्लैरिटी के लिए आपके मैं बताती हूँ कि स्पेसिफिक टैक्स, मान लीजिए कि आप क्लॉथ के ऊपर टैक्स दे रहे हैं, तो क्लॉथ के ऊपर आप उसके लेंथ के बेस पे अगर टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो स्पेसिफिक टैक्स है। एड वैलोरम टैक्स आप वैल्यू के बेस पे देते हैं, ठीक है, प्राइस के बेस पे देते हैं, किसी क्वालिटी ऑफ अ कमोडिटी के बेस पे नहीं देते हैं। देन आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। पहली तो ये कि एड वैलोरम टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव होता है, वेयर एज स्पेसिफिक टैक्स जो है वो रिग्रेसिव होता है। स्पेसिफिक टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ कमोडिटी लगता है, वेयर एज एड वैलोरम जो है वो प्राइस ऑफ कमोडिटी या वैल्यू ऑफ कमोडिटी के ऊपर लगता है। ठीक है, देन हम आते हैं कि अभी प्रेजेंटली हमारा टैक्स स्लैब क्या चल रहा है। ठीक है, देखिए अभी बहुत सारे आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि कहीं पे कुछ लिखा है कहीं पे कुछ लिखा है, तो वो सारी कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए एट प्रेजेंट क्या है ना, आपको ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, टैक्स पेयर्स के पास ऑप्शन है। अब आप बोलोगे कैसा ऑप्शन है, उनके पास ये ऑप्शन है कि या तो वो उस रेजिम को चूज कर लें, उस स्लैब रेट को चूज कर लें जो अभी तक चला आ रहा था, जो मतलब पिछले असेसमेंट ईयर में था, या फिर वो नए रजीम को चूज कर लें। अब आप बोलोगे कि इतनी दानवीर क्यों बन रही है गवर्नमेंट, ठीक है, इतने ऑप्शन क्यों दे रही है, तो इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप नए रजीम को चूज करते हैं, नए टैक्स स्लैब को चूज करते हैं जो गवर्नमेंट ने दिया है, तो आपको डिडक्शंस नहीं मिलेंगी। डिडक्शंस मतलब कुछ डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगी जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक कर रखी है, कुछ 70 के आसपास आपकी डिडक्शंस हैं जो आपको नहीं मिलेंगी अगर आप उस स्लैब को चूज करते हैं। वेयर एज अगर आप ओल्ड रजीम को चूज करते हैं, ओल्ड टैक्स स्लैब को चूज करते हैं, तो आपको जो है डिडक्शंस मिलेंगी। ठीक है, मतलब नए रजीम में क्या है, नए टैक्स स्लैब में क्या है, आपके रेट्स तो कम है, ठीक है, लेकिन आपको डिडक्शंस नहीं मिल रही है। ओल्ड में अगर आप ओल्ड चूज करते हो, वहां पे आपके रेट कंपैरेटिवली ज्यादा है, मतलब टैक्स रेट कंपैरेटिवली ज्यादा है, पर आपको डिडक्शंस मिल रही हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि टू पे इनकम टैक्स एट लोअर रेट एज पर न्यू टैक्स रेजीम ऑन द कंडीशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑन द कंडीशन, कंडीशन क्या है कि उन्हें उन सारी डिडक्शंस या एग्जाम्पशंस का, ठीक है, दान करना होगा। किसे, गवर्नमेंट को दान करना होगा। भाई वो क्लेम नहीं कर सकते फिर उसके बाद जो भी उनको मिलती है, या फिर और टू कंटिन्यू टू पे टैक्स अंडर द एग्जिस्टिंग टैक्स रेट, या वो फिर कंटिन्यू रखें जो अभी टैक्स रेट चल रहे हैं उन रेट्स के अकॉर्डिंग वो अपना टैक्स पे करें। ठीक है, अगर ऐसा करते हैं तो हम आपको वो रिडक्शंस और वो एग्जाम्पशंस दे देंगे। ठीक है, और अवेल तो कर ही सकता है एसएससी रिबेट्स जो उसको मिलते हैं, जो ओल्ड रजीम में मिलते आ रहे थे, वो सब वो अवेल कर सकता है। ठीक है, अब नए रेट्स मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, आपको भी जो चूज करना होगा आप कर लीजिएगा। देखिए नए रेट्स क्या कहते हैं, नए रेट्स कहते हैं कि वो पर्सन्स जिनकी इनकम 2.5 लाख है उन्हें कुछ नहीं देना, मतलब जो पहले भी था उन्हें कुछ नहीं देना। जिनकी 2.5 लाख से 3 लाख है उन्हें भी कुछ नहीं देना। 3 लाख से 5 लाख है उन्हें भी मतलब 5% के हिसाब से देना है, पर कुछ नहीं देना का मतलब ये है कि देखिए उन्हें रिबेट मिल जाता है। ठीक है, उन्हें मतलब ये रिबेट मिल जाता है ना जब अंडर सेक्शन 87A, तो ऑटोमेटिकली उनका एक हिसाब से नील ही बन जाता है। पर अगर आपको कहीं पे दे रखा हो कि एट प्रेजेंट क्या रेट चल रहा है, तो आपको यही कहना है कि 2.5 लाख तक तो आपको कुछ नहीं देना है, नील है। 2.5 लाख से 5 लाख तक आपको 5% के अकॉर्डिंग टैक्स रेट देना है, ये रिबेट फिर आपको बाद में मिल जाता है। देन 5 लाख से आपके 7.5 लाख तक आपको 10% के अकॉर्डिंग यहाँ पर, ठीक है, यहाँ चेंजेस आना शुरू होंगी। यहाँ पर आपको 10% के अकॉर्डिंग
टैक्स देना है, मतलब 10% रेट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टैक्स देना है अगर आपकी इनकम 5 लाख और 7.5 लाख के बीच में है। अगर आपकी इनकम 7.5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में है तो आपको 15% देना है। 10 लाख टू 12.50 लाख के बीच में है 20% देना है। 12.50% से लेके 15 लाख के बीच में 25% के अकॉर्डिंग देना है, और अगर 15 लाख से ऊपर जाता है तो 30% आपको देना है। ठीक है, ये तो है आपका नया जो रिजीम है, मतलब नया टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग आपको ये रेट्स मिल रहे हैं। ये रेट्स आपको बेशक कम दिख रहे होंगे एज कम्पेयर टू ओल्ड टैक्स रिजीम, मैं आपको कंपैरेटिव मतलब कंपेयर करके भी बताऊंगी। ठीक है, आपको देखिए यहाँ पे ये कम लगेंगे कि हाँ इसमें तो मेरा फायदा है, मैं 15% 20% के हिसाब से दे दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ ये चीज दिमाग में रखनी है कि आपको यहाँ डिडक्शंस नहीं मिलेंगी। अगर आप इसे चूज करेंगे तो आपको डिडक्शंस एग्जाम्पशंस नहीं मिलेंगी, और वो कौन सी डिडक्शंस और एग्जाम्पशंस होंगी वो गवर्नमेंट ने मेंशन कर रखी है कि ये फॉलोइंग ऑफ द डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, अब यहाँ मैं आपको कंपेयर करके बताती हूँ कि आप देखिए। ठीक है, ये देखिए, ये आपका न्यू टैक्स रिजीम तो है ही है, और ओल्ड भी यहाँ पे दे रखा है। ये आपका नया है, ठीक है, और ये आपका ओल्ड है। ओल्ड में ये मतलब इंडिविजुअल्स का भी ऐसा सिस्टम होता है ना कि 60 मतलब आपका 60 की एज तक ये रहेगा, 60 to 80 के बीच में ये रहेगा, और फिर जो 80 से ऊपर की एज का उनका और रहेगा। ठीक है, तो हम कॉमनली इसकी बात करेंगे जो 60 ईयर्स का है। देन अब आप देखिए कि पहले क्या था, आपका 0 से लेके 2.5 लाख तक कुछ नहीं लगता था, नए में भी कुछ नहीं लग रहा है, कोई चेंज नहीं है। देन आप देखिए कि आपका पुराने में भी 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% ही लग रहा था, रिबेट आपको मिल रहा था, बिल्कुल मिल रहा था, और यहाँ नए में भी आपको कोई चेंज नहीं दिखेगा, ये भी सेम ही है। देन आप देखिए कि पुराने में अब आपकी चेंजेस आएंगी कि पुराने में 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में जिनकी इनकम थी, ठीक है, उनके ऊपर कितना टैक्स लग रहा था 20%। नए में कितना लग रहा है 10%। तो अब लालच में लोग आ जाएंगे, यार मैं क्यों उतना ज्यादा दूं, मैं तो 10% वाला ही चूज करूंगा। पर वही बात आ जाती है कि आपको ध्यान रखना है कि आपको डिडक्शंस नहीं मिल रही हैं। ठीक है, तो आपको देखना है कि आपको क्या चूज करना है, आपके लिए क्या बेनिफिट में जा रहा है। तो ये ऑप्शन गवर्नमेंट ने दिया है। ठीक है, तो एक बार फिर देख लेते हैं। 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में ओल्ड रिजीम में 20% था, और नए में 10% कर दिया है। अब ये ऑप्शन दे रखा है कि आपको क्या चूज करना है। ठीक है, 7.5 से 10 लाख के बीच में पुराने में ऑब्वियसली 20%, क्योंकि पुराने में तो क्या था, पुराने में ये था कि 5 लाख से लेके सीधी लिमिट सेट कर रखी थी 10 लाख तक 20% रहेगा। ठीक है, पर नए वाले ने क्या कह दिया कि 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में हम 10% लगाएंगे, फिर 7.5 से 10 लाख के बीच में जिसका होगा उसके ऊपर हम 15% लगाएंगे। ठीक है, ये नए वाला कह रहा है। तो आप देख लीजिए आपको क्या चूज करना है, पर नए में आपको डिडक्शंस नहीं मिलेंगी। ओल्ड में क्या था, जिसकी इनकम 10 लाख से लेके 15 लाख के बीच में थी, सीधा सीधा उसको 30% के हिसाब से रेट देना, 30% के रेट के हिसाब से टैक्स देना होता था। नए वाले ने क्या किया, नए वाले ने कहा कि नहीं, जिसकी इनकम 10 लाख से लेके 12.50 लाख के बीच में है वो 20% के अकॉर्डिंग दे। देन 12.50 लाख के बीच से लेके 15 लाख तक जिसकी इनकम है वो 25% के हिसाब से दे, और फिर 15 लाख से ऊपर जिसकी जा रही है वो 30% के हिसाब से हमें टैक्स दे। ठीक है, तो अब आपने देख लिया होगा यहाँ पे कंपेयर करके कि नए वाले में आपको रेट्स कम दिखेंगे एज कंपेयर टू ओल्ड, पर आपको ये ध्यान रखना है कि नए में डिडक्शंस नहीं मिलेंगी। ठीक है, अब देखिए कंडीशंस तो लगा रखी है ना नए रजीम में कि हाँ कंडीशन ये है अगर आप ऑप्ट करोगे तो। अब कौन कौन सी ऐसी डिडक्शंस है, मैंने कहा था कि 70 डिडक्शंस हैं जो गवर्नमेंट, ऐसे डिडक्शंस और एग्जाम्पशंस हैं जो गवर्नमेंट आपको अलो नहीं करेगी अगर आप नए टैक्स रजीम को चूज करते हैं तो। ठीक है, उनमें से कुछ कॉमनली जो लोग लेते हैं उनके नाम मैं बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं है पर जो इंटरेस्टेड है वो देख ले। लीव ट्रेवल अलाउंस, HRA, ठीक है, कन्वीनियंस अलाउंस, ये सारे अलाउंसेस की लिस्ट यहाँ पे मैं दे रखी है, आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके पास सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, ये कुछ अलाउंसेस, कॉमनली अलाउंसेस जो लेते हैं लोग, ये उन्हें नहीं मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मेरे लिए फायदेमंद क्या है। ठीक है,
आपके लिए देखिए, जो नया टैक्स रजीम है ना मिडिल क्लास टैक्स पेयर के लिए, ठीक है, ऐसा है कि ओल्ड टैक्स रजीम जो है वो उनके लिए बेटर ऑप्शन है जो हाई इनकम ऑन करते हैं या फिर जो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, वही डिडक्शंस लेंगे, उन्हीं के लिए ओल्ड रजीम बेनिफिट है। पर हाँ, किसी ने कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी है, ठीक है, या बहुत कम इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो उसके पास वैसे भी डिडक्शन का कोई स्कोप नहीं है, उसको वैसे भी नहीं मिलनी। ओल्ड में भी अगर वो ऑप्ट कर ले तो उसने इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रखी है कहीं, या कोई अलाउंस उसको मिलना ही नहीं है, कोई डिडक्शन उसको कहीं से मिलने का बन नहीं रहा है, एग्जाम्पशन उसको मिलने की नहीं बन रही है, तो वो फिर उसको नए रजीम में जाने में बेनिफिट है, क्योंकि उसने वहां पे वैसे ही डिडक्शन छोड़नी है जो उसको मिल ही नहीं रही है। पर अगर उसको कहीं डिडक्शंस मिल रही हैं या उसकी डिडक्शंस बनती हैं, उसने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो फिर नए में जाने का फायदा नहीं है, क्योंकि ओल्ड को ऑप्ट करके ही उन डिडक्शन से उसकी टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। आई होप आपको अभी क्लियर होगा कि हमारा क्या टैक्स रेट चल रहा है, और जो मोस्टली ऐसा डाउट आता है कि कहीं पे कुछ लिखा है कहीं पे कुछ लिखा है, उन्हें ये भी क्लियर हो गया होगा कि इस वक्त पे ऑप्शन है, इसीलिए आपको मतलब अलग अलग रेट्स दिख रहे होंगे। देन आपको मैं यहाँ एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ। जैसे देखिए, ये एक राहुल है, ठीक है, वो एक सैलरी लेता है 10 लाख। अब 10 लाख की उसकी सैलरी है, टोटल इन्वेस्टमेंट उसने अंडर सेक्शन 80C जो है इज रुपीज 1.7 लाख अंडर ELSS, PF, LIC प्रीमियम, मतलब ये अलग अलग उसने पॉलिसीज में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। ठीक है, अब प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट ऑफ होम लोन, ये भी उसके पास मतलब उसने दी हुई है। देन फर्दर ही पेज मेडिकल इंश्योरेंस फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ ऑफ ₹28,000, मतलब ये सारे उसकी डिटेल दे रखी है कि एक राहुल नाम का एक आदमी है, सैलरी ले रहा है अच्छी खासी 10 लाख, इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसने फॉलोइंग फॉलोइंग चीजों में, ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस भी ले रखा है अपना, अपनी वाइफ का। इफ ही ऑप्ट्स फॉर ओल्ड टैक्स रजीम, अब देखिए, अब उसको हम कंपेयर करके बताते हैं। अगर उसने ओल्ड टैक्स रजीम ऑप्ट कर लिया, ठीक है, या करेगा, देन ही कैन क्लेम द अबव डिडक्शंस, क्योंकि उसने तो इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, तभी तो वो इनकी डिडक्शंस को क्लेम कर पाएगा। ठीक है, पर अगर नए को लेता है तो नहीं कर पाएगा। However, if he wishes to go for a new tax regime, then these deductions will not be available. He had paid home loan interest of ₹75,000 in financial year 2021. अब उसने होम लोन भी ले रखा था, और उस होम लोन के ऊपर उसने 75,000 इंटरेस्ट चुकाया है बंदे ने। ठीक है, अब इतनी मेहनत की है, इतना कुछ किया है उसने, और डिडक्शंस भी ना ले तो कितनी नाइंसाफी होगी। ठीक है, तो अब आप देखिए कि उसको किस में जाने में फायदा है। 10 लाख की उसकी ग्रॉस इनकम है, अब डिडक्शंस उसकी बन रही है अंडर सेक्शन 80C, 80D, ठीक है, एंड देन सेक्शन 24B। देखिए, 80D के अंडर उसकी मेडिकल वाली बन रही है, 80C के अंडर उसकी LIC की बन रही है, ठीक है, और देखिए ये होम लोन इंटरेस्ट वाली भी उसकी 24 सबसेक्शन B के अंडर बन रही है। अगर देखिए, अगर अभी वो न्यू टैक्स रजीम में चला जाए, ठीक है, तो 10 लाख के ऊपर ही उसको रेट लग जाएगा, बेशक कम रेट है बट 10 लाख के ऊपर लगेगा। ठीक है, और यहाँ देखिए कि अगर 10 लाख में जाता है, इसमें ओल्ड रजीम में जाता है, तो 10 लाख के ऊपर ये सारी डिडक्शन हटाने के बाद उसका 7,50,000 के ऊपर टैक्स लग रहा है। ठीक है, तो आप खुद समझदार हैं, खुद कंपेयर कीजिए कि आपका किसमें कितना टैक्सेबल इनकम बन रहा है। अब वो वहां पे न्यू टैक्स रजीम में रहता तो 10 लाख के ऊपर उसको टैक्स लाइबिलिटी बनती, ठीक है, पर ओल्ड में जा रहा है तो 7,50,000 पे बन रहा है। तो अभी आप इस तरीके से चूज कर सकते हैं कि हमें किस टैक्स रजीम में जाना है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विथ रेजिडेंशियल स्टेटस। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।